हेलो बेटा, वेलकम टू M12। आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 7 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, और मुझे उम्मीद है इनसे क्वेश्चन कोई बाहर आने वाला नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आप भी इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लें और अच्छे से इनको लिख कर प्रैक्टिस कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आपका जो पेपर आने वाला है बेटा, वो लिख कर आने वाला, लिखना पड़ेगा उसके अंदर, तो आपको बिना लिखे कोई काम नहीं होता है। ठीक है ना, ढंग से। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 जो केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स है। तो नेम द हार्मोन विच रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी, विच ग्लैंड secrete this hormone, why it is important for us to have iodized salt to in our diet। तो जब भी ये आयोडीन आपको पकड़ना कहाँ पर है क्वेश्चन को, आपको पकड़ना है आयोडाइज सॉल्ट। ठीक है, आयोडीन का मतलब हो गया, आपको याद आ गया, आयोडीन अगर हम कम खाते हैं तो उससे हमें एक हिंदी में पता है आपको, घेंगा रोग हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गोइटर। ठीक है, अब गोइटर होता क्यों है, क्योंकि वहाँ जो आपका आयोडाइज सॉल्ट गोइटर है, जो होता है आपका नेक में होता है, गले में होता है, और वहाँ होता है आपका थायराइड ग्लैंड। ठीक, कौन सा ग्लैंड होता है आपका, थायराइड ग्लैंड। समझ में आ गया। अब थायराइड ग्लैंड से आपको क्या निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है बेटा, थायरोक्सिन हार्मोन। बस आपको यही इस बात को पकड़ लेना है कि भाई जब बात होगी आयोडीन साल्ट की, तो सॉल्ट का मतलब वो बात कर रहा है आयोडीन अगर हमारी बॉडी में कम होता है तो उससे हमें गोइटर हो जाता है, गला नेक जो है, गला जो बड़ा हो जाता है। अब बड़ा हो जाता है, वहाँ पे कौन सा ग्लैंड होता है आपका, थायराइड ग्लैंड, और उसमें हार्मोन कौन सा होता है, थायरोक्सिन हार्मोन। यही हार्मोन है बेटा जो आपका रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। ठीक है, तो पता लग गया। आपसे पूछा जाए नेम द हार्मोन, तो आप लिख देंगे थायरोक्सिन, और विच ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, और व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू आयोडाइज सॉल्ट इन आवर डाइट, बिकॉज इट नीड्स आयोडीन टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, थायराइड ग्लैंड को आयोडीन की जरूरत पड़ती है, तभी ये थायरोक्सिन हार्मोन को बना पाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन द फीडबैक मैकेनिज्म टू रेगुलेट द एक्टिव एक्शन ऑफ हार्मोन्स विद द हेल्प ऑफ वन सब्सिएबल एग्जाम्पल। तो भाई फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, उससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल सा बता देता हूँ आपको, कि मान लीजिए ग्लूकोज का लेवल, शुगर लेवल हमारी बॉडी में क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। ठीक है, इंक्रीज कर गया, ये एरो ऊपर का मतलब इंक्रीज कर गया। अब क्या हुआ, ये फील सेंसिस बाय आपका पैंक्रियाटिक सेल्स। ठीक है, जैसे ही शुगर लेवल बढ़ेगा तो पैंक्रियाटिक सेल्स को ये सेंस हो जाएगा, मतलब फील कर लेंगे कि भाई शुगर लेवल बढ़ गया है, और स्टार्ट कर देंगे सिक्रेटिंग, स्टार्ट सिक्रेटिंग, या सिक्रेट कर देंगे हार्मोन इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाएगा, इसका लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा एज शुगर लेवल इंक्रीज। अब जब शुगर लेवल डिक्रीज हो जाएगा, शुगर लेवल एरो नीचे डिक्रीज, क्योंकि जो आपका इंसुलिन है वो शुगर लेवल कम कंट्रोल करेगा, अब कम हो गया। देन अगेन इज सेंसिस बाय पैंक्रियाटिक सेल्स, और जो आपका इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन क्या हो जाएगा, इंसुलिन हार्मोन का क्या हो जाएगा, सिक्रेशन लो हो जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब जब जरूरत पड़ी तो उसको उसका प्रोडक्शन बढ़ा देंगे हार्मोन का, और जब जब जरूरत नहीं पड़ेगी तो वो उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका है फीडबैक मैकेनिज्म, एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बता दिया है। अगला ऑप्शन क्या है आपका, एन ओल्ड मैन इज एडवाइज्ड बाय हिज डॉक्टर टू टेक लेस शुगर इन हिज डाइट। भाई ये डॉक्टर ने उसे बोला है कि भाई आपको अपनी डाइट में शुगर कम लेना है। नेम द डिजीज फ्रॉम विच मैन इज सफरिंग फ्रॉम, मतलब उसको कौन सी बीमारी है। मेंशन द नो हार्मोन ड्यू टू इनबैलेंस ऑफ विच ही इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज विच एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट्स दिस हार्मोन। ठीक है, तो भाई इसमें आपको पहली बात तो बताता हूँ, शुगर इन इस डाइट में उन्होंने मना कर दिया है, तो उसे शुगर हो गई है, ये आपको पता चल गया वो पढ़ने के बाद ही। दूसरा, इसे हम डायबिटीज़ बोलते हैं, डायबिटीज़। ठीक है, और हार्मोन कौन सा, भी मैंने आपको बताया था, इंसुलिन बात कर रहे थे यहाँ पर हम। हार्मोन आपका कौन सा है, इंसुलिन हार्मोन है बेटा आपका। और तीसरा ही सफरिंग फ्रॉम डिजीज, मैंने बता दिया आपको। विच एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा था, मैंने बताया आपको, पैंक्रियाज, तो पैंक्रियाज सिक्रीटिंग द इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया का ए। नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड विच सिक्रीट ग्रोथ हार्मोन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फ्लोइंग एन अ पर्सन। ठीक है,
डिफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन और एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो पहली बात तो ये आपका है कि भाई ग्रोथ हार्मोन निकलता कहाँ से, सिक्रीट कहाँ कौन करता है, इसको कौन सा ग्लैंड है, तो ये आपका करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अगर डिफिशिएंसी हो गई तो क्या होता है, बोनापन, ठीक है, बोनापन बोल सकते हैं, भाई छोटी हाइट हो जाएगी, ठीक है ना, जिसे हम डॉर्फिज्म बोलते हैं, डॉर्फिज्म, ठीक है। और एक्सेस सिक्रीशन ज़्यादा बन जाएगा तो भाई लाइट हाइट आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसे हम बोलते हैं जाइंटिज्म, जाइंटिज्म, ठीक है। जो राक्षस देखते हैं टाइप में बोल देते हैं, ये होता है बीमारियाँ इससे होने से, ज़्यादा भी दिक्कत है और कम भी दिक्कत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड लेबल द फॉलोइंग ऑन इट, ठीक है, देख लेते हैं भाई। तो आपने अभी अगला पेज देखना पड़ेगा मेरे को। चलिए हम ज़रा बनाने की कोशिश करते हैं इसको, जैसा भी बनेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरह से ये बनता चला जाएगा आपका, ठीक है। आप इसको बना सकते हैं और बहुत इजी है ये बनाना, थोड़ा पेन से बना रहा हूँ मैं। इस तरह से आपने बना लिया है, ठीक है। और लास्ट में आपका नर्व एंडिंग बन जाती है ये इस तरह से। और नर्व एंडिंग बनाने के बाद आपको थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। ये बना लिया आपने। तो ये जो आपके निकले हुए हैं इनको बोलते हैं डेंड्राइट। ये आपकी डेंड्राइट है। ये आपको देखो, ये चारों ही आपको बना के दिखाने हैं इसमें। डेंड्राइट आपका ये हो गया, और ये आपकी सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी हो गया आपका, ये न्यूक्लियस हो गया आपका, ठीक है। और ये आपका एड्सोन हो गया बेटा, ठीक है। ये आपके हो गए। नेम द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, तो न्यूरॉन के पार्ट्स यही हैं जो आपने लिखे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको सारे पार्ट्स यही है। लास्ट में आपकी नर्व एंडिंग होती है ये, ठीक है। तो आप इन सबके नाम, इन नाम को ही आपको लिखना है, कुछ नहीं करना। वेयर इन्फॉर्मेशन, अब ये लिखना है, हाँ सॉरी ये लिखना है, नेम द पार्ट लिखना है जहाँ पर इन्फॉर्मेशन आती है, इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कहाँ पे आएगी बेटा, इनके ऊपर। ये जो डेंड्राइट्स दिख रहे हैं इनके पास इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन पूछा है, थ्रू विच इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन आने के बाद इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू यहाँ पे ये जो एड्सोन है इसके ऊपर ऐसे ये जाती है इन्फॉर्मेशन होती हुई। तो ये आपका दूसरे का आंसर क्या है, इसमें पहला आंसर आपका डेंड्राइट आ गया, डेंड्राइट। ये आपका आ गया एड्सोन, ये आपका एड्सोन हो गया। और लास्ट में पूछ रहा है वो आपसे कि भाई, एक मिनट में क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, हाँ, वेयर दीज इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। तो कहाँ पे जाके ये केमिकल सिग्नल जो होते हैं मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल, मतलब जो इम्पल्स है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो आए थे, ये यहाँ पर जाके कहाँ पर जाकर केमिकल में सिग्नल में बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर आपका नर्व एंडिंग, जो नर्व एंडिंग मैंने बताया था, यहीं पर ये क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स चेंज हो जाते हैं केमिकल सिग्नल के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन इसी में आपको दे रखा है कि डिफाइन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो जहाँ पर मैंने आपको नर्व एंडिंग बना के दिखाया बेटा, इस तरह से मैंने आपको बना के दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, इसी को बोलते हैं बेटा। ये जो होता है, तो दूसरे यहाँ पे डेंड्राइट से जुड़ा होता है, ये दूसरे न्यूरो से जुड़ा होता है, पहला न्यूरो, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका, कहाँ पे बनेगा न्यूरो मस्कुलर, देखो एक चीज क्या दी हुई है आपकी, न्यूरो मस्कुलर मतलब न्यूरोन है प्लस मसल है आपकी, ठीक है ना। तो जहाँ पर मोटर न्यूरॉन, ध्यान रखना, मोटर न्यूरॉन प्लस आपका मसल फाइबर, मसल फाइबर, इन दोनों का कनेक्शन होगा, उसी को क्या बोलते हैं हम, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ पे इन दोनों कॉन्टैक्ट हो रहा होगा, ठीक है। जो साइनेप्स, देखो कॉन्टैक्ट जहाँ पे होता है उसे साइनेप्स बोलते हैं मोस्टली, ठीक है। तो जो साइनेप्स बन रहा होगा दोनों का, उसी को बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिससे मोटर न्यूरॉन जिसको एक मैसेज देगा और मसल उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं एक बार। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, ड्रॉ अ फ्लोइंग चार्ट शोइंग द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हिच अकर ड्यूरिंग द स्नीजिंग, ठीक है भाई। क्वेश्चन ये पेपर बोर्ड में आया हुआ है आपका, मतलब सारे क्वेश्चन आपने मतलब मिल जुला के बोर्ड में ही आए हुए हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर के, तो वही मैं आपको करा रहा हूँ। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है बेटा, आपने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा है, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक, जो आप एक्शन लेते हैं, ठीक है। जो रिफ्लेक्ट एक्शन होता है बेटा, उसी के जो पाथवे होता है, उसी का पाथवे को हम क्या बोल देते हैं, जो उसका पाथवे है
जिस तरह से वो रिफ्लेक्शन हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपसे स्नीजिंग के बारे में पूछा हुआ है कि भाई स्नीजिंग होगी तो कैसे, क्या क्या होता है उसके अंदर, ये आपको फ्लो चार्ट आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले भाई क्या होता है कि जो पहले तो क्या होता है, इरिटेशन होती है नाउज में। देखो भाई जब स्नीजिंग छींक आती है तो क्या होता है, जुकाम होता है तो क्या होता है कि भाई पहले तो इरिटेशन होगी, नेसल पैसेज, जो आपका नेसल पैसेज होता है नास है ना, नेसल पैसेज नाक के अंदर आपको जो थोड़ा सा इरिटेशन होगी। ठीक है, या इरिटेटिंग कुछ आ गया आपके नाक में तो क्या होगा उसके बाद, फिर वो रिसेप्टर्स जो वहाँ पे रिसेप्टर आपकी जो मैं बोल सकता हूँ रिसेप्टर जो होते हैं आपकी नाक में, ठीक है, वो क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन भेजेंगे हमारे थ्रू, ये इन्फॉर्मेशन भेजेंगे थ्रू आपका नर्व और सॉरी रिसेप्टर्स, जो रिसेप्टर्स हैं आपके, और नर्व के थ्रू ये आप क्या करेंगे, नर्व के थ्रू क्या भेजेंगे, मैसेज भेजेंगे आपका। ठीक है, जो भी हमारे ब्रेन के अंदर उसका सेंटर है, ठीक है, जो स्नेजिंग सेंटर है ब्रेन के अंदर हमारा, उसमें इन्फॉर्मेशन जाएगी, जिसे बोलते हैं ब्रेन स्टेम, है ना, ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम जो है आपका, ठीक है, इन द ब्रेन स्टेम। फिर वहाँ से क्या होगा, फिर वहाँ से मैसेज आएगा बेटा वापस, ठीक है, मैसेज आएगा, मैसेज क्या आएगा कि भाई इंस्ट्रक्शन आएंगे, किसको, इंस्ट्रक्शन आते हैं बेटा, इंस्ट्रक्शन किसको आते हैं, लंग्स, ठीक है, लंग्स को इन्फॉर्मेशन आए, मैसेज आएगा, और जो आपका डायफ्राम है उसका मैसेज आएगा। फिर देखो जब छींक मारते हैं तो जुकाम होता है तो पूरा चीज़ मतलब लंग्स भी काम वर्क करते हैं, डायफ्राम भी वर्क करता है आपका, तो वो उस पर रिस्पॉन्स देगा भी, रिस्पॉन्स करना है आपको। ठीक है, रिस्पॉन्स क्या करना है आपको, वो क्या बताएगा कि भाई वो जो डायफ्राम है आपका मूव करेगा, जो डायफ्राम है आपका, डायफ्राम वो मूव करेगा आपका, और उसके बाद क्या होगा, चेस्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जो चेस्ट मसल है आपकी। तो ये जो जो आपके साथ हो रहा है वही आपको लिखना है, चेस्ट मसल क्या कॉन्ट्रैक्ट करती है, जब जैसे आपने क्या चीज़ मारा तो उससे भी क्या होता है, जब कुछ इरिटेशन आपकी नाक में कुछ चला जाता है तो आप छींक मारते हैं, वही चीज़ें पूरी सारी है, और इंस्ट्रक्शन रिसीव हो जाएगा उसको। ठीक है ना, अब क्या होगा, एयर ब्लोज आउट, तो आपका एयर ब्लोज आउट हो जाएगा, एयर निकलेगी कहाँ से, आपके नोज से और प्लस आपके माउथ से, ये होता है पूरा का पूरा। आप इतना ना भी लिखेंगे थोड़ा सा, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा कि भाई कैसे कैसे प्रोसेस होता है, कि भाई वहाँ के नेशनल पैसेज में आपके इरिटेंट या कुछ आता है तो उसके बाद फिर मैसेज रिसेप्टर मैसेज लेते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, फिर वहाँ से नर्व इम्पल्स उसे वहाँ से ले जाती है ब्रेन स्टेम में, ब्रेन मतलब सेंटर होता है जो कंट्रोल करता है स्नीजिंग को, फिर वहाँ से मैसेज आता है हमारी चेस्ट को, लंग्स को, चेस्ट को, उसको डायफ्राम को, फिर देन चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है, यही आपको इसमें लिखना पड़ेगा। फिर हम उसमें क्या करते हैं, फिर हम एयर ब्लॉस आउट होती है, फिर मतलब जिस तरह छींक मारते हैं हम नोज और माउथ से, है ना, सांस लेते हैं और स्नीजिंग अकर होता है। ठीक है, ये स्टिमुलाई मिला उसको इरिटेंट वाला। अगला ऑप्शन क्या है आपका, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, नेम द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग, तो आपको बताना है कि भाई कौन से आपके प्लांट हार्मोन क्या होते हैं। दूसरा आपका ये पूछा गया है कि भाई आपसे कि ग्रोथ, ये जो फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल जो नीचे जो आपके लिखे हुए हैं, ये ग्रोथ ऑफ स्टेम, प्रोमोशन ऑफ सेल डिवीजन, इनिबिशन ऑफ ग्रोथ, एलोंगेशन बाय ऑफ सेल्स, ये कौन कराता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपका जो प्लांट हार्मोन होता है बेटा, प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, आपके केमिकल्स होते हैं, ठीक है ना, जो प्लांट रिलीज करते हैं, ये केमिकल्स होते हैं बेटा, ठीक है ना, स्मॉल अमाउंट में रिलीज होते हैं प्लांट की बॉडी में, और जो प्लांट की बॉडी में क्या करते हैं बेटा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो भाई ग्रोथ ऑफ स्टेम कौन कराएगा आपका, तो बेटा वो जो ग्रोथ ऑफ स्टेम कराएगा आपका ऑक्सिन, आपका जो होता है ऑक्सिन हार्मोन, ये हेल्प करता है इसके अंदर। और जो प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन आपका कौन करता है, साइटोकाइनिन, ये साइटोकाइनिन हार्मोन है आपका। इनिबिशन ऑफ ग्रोथ ये करता है आपका ABA, मतलब एब्सिसिक एसिड। इलोंगेशन ऑफ सेल्स ये करता है आपका जिबरलिंस। ठीक है, ये आपके आंसर है, इस पार्ट में क्वेश्चन आंसर इस तरह से पूछे जाते हैं। अब करते हैं अगला क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मीन मेंट बाय ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ठीक है ना, तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो होती है बेटा, ये प्लांट की ग्रोथ, प्लांट की होती हैं, ठीक है ना, और ये प्लांट की ग्रोथ मूवमेंट होती हैं, ठीक है, वो किसके रिगार्डिंग होती है, इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टिमुलाई, जो इनको स्टिमुलाई मिलता है उसके अकॉर्डिंग फिर वो मूवमेंट करते हैं इन वन डायरेक्शन, इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, जैसे भाई पानी दोगे, प्लांट को हम पानी देते हैं तो वो नीचे उसकी जो रूट्स हैं वो ग्रो करती हैं, स्टेम ऊपर ग्रो करता है, तो ये प्लांट ट्रॉपिक मूवमेंट्स में आता है, जो कि विच आर रिलेटेड टू ग्रोथ मूवमेंट्स। ठीक है ना, और ये हमेशा क्या करेंगी, पार्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ डज ऑक्सीजन प्रोमोट फोटोट्रोपिज्म, तो भाई फोटोट्रोपिज्म क्यों बोलते हैं इसको, प्रोमोट कैसे करता है ऑक्सीजन,
तो उसके अंदर क्या करना है आपको, जो ऑक्सीजन होता है, जैसे मान लीजिए प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे आपने लाइट चला दी, एक लाइट आपने यहाँ पे चल रखी है, तो क्या होता है, तो ये ऑक्सीजन क्या होता है, डिफ्यूज होती है, जो कि ये हेल्प करता है आपके शूट को लंबा होने में, इलोंगेट होने में हेल्प करता है। जब ये एक साइड से जब लाइट पड़ती है इसके ऊपर, जब लाइट यहाँ से पड़ रही है इसके ऊपर, तो ये दूसरी तरफ मतलब जहाँ पे शेडी प्लेस है, मतलब इस तरफ से ये चला जाता है, इस तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ पहुँच जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी किसकी, ऑक्सीजन की, तो क्या करेगा ये, यहाँ पर क्या करेगा, इसको लोंगेट करेगा, लोंगर करेगा, ग्रो लोंगर, तो स्टिमुलस से क्या होगा, ये स्टेम आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, और ऐसा लगेगा कि ये बैंड हो रहा है, ठीक है, जो शूट है आपका, ठीक है, ये बैंड हो रहा है, और ये उस लाइट के पोर्शन से वापस पीछे जाता चला जाएगा, मतलब जैसे आपने इस तरह से इस तरह बन गया, तो ये पीछे जहाँ लाइट नहीं पड़ रही है इसके ऊपर, उस तरह सोचा जाएगा, उस तरह लगेगा कि आपका जो इलोंगेट कर रहा है ये शूट को, और ऐसा लगेगा कि भाई जो आपका स्टेम है, शूट पार्ट है, वो लाइट की तरफ बेंड कर रहा है, ठीक है। ये हो गया इसका क्वेश्चन, इसी बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम्स एंड फंक्शन ऑफ ईच ऑफ एनी 3 ग्रोथ हार्मोन इन प्लांट्स। ये मैं आपको बता चुका हूँ, पीछे ही मैंने आपको बताया अभी कि और भी ऊपर मैंने ऊपर भी बता दिया आपको कि भाई अगर ऑक्सीजन क्या करता है आपका, शूट इलोंगेशन में हेल्प करता है, एक पूछा उन्होंने। अगर साइटोकाइनिन की बात करें, साइटोकाइनिन क्या करता है आपका, एक तो हो गया ऑक्सीजन बता दिया मैंने आपको, एक साइटोकाइनिन पीछे बताया था मैंने, जो सेल डिवीजन हेल्प करता है, एक ए होता है बेटा, क्या करता है जो, अच्छा ग्रोथ हार्मोन पूछे इन्होंने, तो तीसरा आप लिख लीजिए जिबेरलिंस लिख लीजिए, ठीक है, ये भी सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है। 3 हो गए आपका। इन द एब्सेंस ऑफ मसल सेल्स हाउ डू प्लांट सेल्स शो मूवमेंट। अब उनके पास मसल सेल तो होते नहीं है, तो वो प्लांट सेल कैसे मूवमेंट शो करेंगे, तो पहला तो भाई यही है, अभी आपको बता दिया, ट्रॉपिक मूवमेंट्स हो गई, ट्रॉपिक मूवमेंट्स हो गई। कैसे हो गई ट्रॉपिक मूवमेंट्स, भाई जो वाटर डाला आपने फीड किया, तो रूट्स नीचे जा रही हैं, तो जियोट्रॉपिज्म बोल देते हैं उसको, ठीक है, लाइट की तरफ मूव कर रहा है, बेंड कर रहा है आपका, ठीक है, आपका शूट, तो वो भी आपका फोटोट्रोपिज्म हो गया, ठीक है। पानी को लेके भी आप वाटर देते हैं, वाटर की तरफ भी वो मूवमेंट करती हैं, तो हेट्रोट्रोपिज्म हो गया। केमिकल कीमोट्रोपिज्म भी होता है, क्योंकि केमिकली प्रोड्यूस होते हैं इसके अंदर, तो इन चारों के अंदर मूवमेंट, इन तरह से ये आपका मूवमेंट प्लांट शो करता है, ठीक है, मसल सेल उनके पास नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका, वो देख लेते हैं एक बार। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ पहले से ही, लेकिन ये मेरे डालने का मकसद मेन एम यही था कि भाई आपको ये चीज़ें पता चल जाए, बार बार 2-3 क्वेश्चन रिपीट है, जानबूझ के ऐसा किया गया है, ताकि आपको वो क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आए और आप उस क्वेश्चन को समझ जाएं और अच्छे से उसे कर लें। जैसे ये दिया है डिफाइन न्यूरॉन, बता रखा है, न्यूरॉन सेल्स नर्व सेल्स होता है, ठीक है ना, जो हेल्प करता है किसमें, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है आपका मैसेज को ले आने लाने में, ठीक है ना। तो नेम द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन वेयर द इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड, बता दिया था मैंने। डेंड्राइट इम्पल्स कैन मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल ऑनवर्ड ट्रांसमिशन नर्वेंडिक, मैं आपको बता चुका हूँ। हाउ डज आवर बॉडी मेंटेन ब्लड शुगर लेवल, ये मैंने आपको बता दिया था फीडबैक मैकेनिज्म में, कि जैसे ही आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, तो पैंक्रियास की जो सेल्स होते हैं वो उसको सेंस कर लेते हैं, और उसको क्या करते हैं, वो इंसुलिन बनाना प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही वो शुगर लेवल कंट्रोल हो जाता है, देन अगेन वो जो आपका हार्मोन लेवल है वो भी पैंक्रियास क्या करता है, उसको बनाना कम कर देता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पूछा जा रहा है आपसे कि भाई वाई इज केमिकल कम्युनिकेशन बेटर देन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एज मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये केमिकल कम्युनिकेशन जो होता है आपका, वो ज़्यादा बेटर होता है देन इलेक्ट्रिक इम्पल्स से, एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो उन दोनों में केमिकल कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा है बिटवीन सेल्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारे अंदर। तो भाई सीधी सी बात पहले तो ये है कि भाई जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उनकी लिमिटेड एसेस है, ठीक है, एसेस मतलब हर जगह वो नहीं होते हमारी बॉडी में, ठीक है, इम्पल्स हमारी बॉडी में हर जगह नहीं पहुंच सकते, ठीक है। दूसरा जो है केमिकल सिग्नल जो होते हैं, केमिकल सिग्नल है वो हर जगह पहुंच जाएंगे बेटा। देखिए आपका हार्मोन जो होता है, जो रिलीज होता है ब्लड के अंदर रिलीज हो जाता है, और ब्लड आपका हर बॉडी पार्ट्स में चला जाता है, ठीक है। तो वो जो हार्मोन है जहाँ उसे जाना है टारगेट ऑर्गन पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है बेटा, वो उसकी लिमिटेड एसेस है, वो हर दो सेल्स बस वो उसी से कनेक्ट हो पाएगा जो आपके नर्व सेल से कनेक्टेड है, ठीक है, जो नर्व सेल से कनेक्टेड है उसी पे इम्पल्स पहुंच जाएगा। बाकी लेकिन केमिकल जो आपका सिग्नल है वो हर ऑर्गन में पहुंच जाएगा बेटा, हर जगह पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब जैसे ही मतलब इम्पल्स का एक ड्रॉबैक ये भी है कि भाई अगर
सेल्स को जो है ना रीसेट होने में टाइम लगता है भाई। देखो प्लस माइनस इस तरह से इलेक्ट्रिक इम्पल्स चलता है, फिर से रीसेट होना पड़ता है दोबारा से, ठीक है ना, नया इम्पल्स बनाने के लिए। न्यू इम्पल्स बनाने के लिए इसे रीसेट होना पड़ेगा। तो भाई इस केमिकल में ऐसा कुछ भी नहीं है लोचा, वो तो जाएगा अपना काम करेगा और वो जाके मैसेज वो बता देगा कि भाई अगर शुगर लेवल जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर ज़्यादा हो गया कम हो गया तो अपने आप ऑटोमेटिक वो बनाना बंद हो जाएगा, क्योंकि ब्लड जो है ब्लड सबसे बढ़िया मीन है, ऐसा ट्रांसपोर्ट करता है कि भाई वो हर बॉडी पार्ट में पहुंच जाता है, ठीक है। अगला तो दो चीज़ मैंने बता दिया आपको कि भाई ये तो हर बॉडी पार्ट में पहुंच जाएगा और इसे रीसेट होने में टाइम लगता है नया मैसेज बनाने में, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता। Why does the flow of signals in our synapse from axonal end of nerve one neuron to dendritic end of another neuron take place but not in the reverse direction? Explain। तो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जो आपका इंफॉर्मेशन है मैसेज है वो एक ही जगह जाता है, दूसरी जगह वापस रिपीट नहीं होता, ठीक है ना। तो भाई इसका आंसर ये है कि तो पहला तो इसमें यही है बेटा, सबसे पहले जो नर्व इम्पल्स होता है, जो नर्व इम्पल्स अगर हम ब्रेन अगर हम बात करें न्यूरॉन की, ठीक है ना, इस तरह से बनते हैं इसमें डेंड्राइट, ठीक है। तो सबसे पहले डेंड्राइट में आके आपका मैसेज आता है, ठीक है, नर्व इम्पल्स आएगी जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू कहाँ जाएगी, दूसरे डेंड्राइट के पास, दूसरे डेंड्राइट मतलब दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास जाएगी, यहाँ पे नर्व एंडिंग आएगी, नर्व एंडिंग, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पे, जब मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ, जैसे ही नर्व एंडिंग आएगी आपकी, यहाँ पे नर्व एंडिंग ऐसे आ गई, यहाँ पे दूसरे का डेंड्राइट आ गया, ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया, नर्व एंडिंग पे थ्रू पहुँच गया। अब यहाँ पर जो मैसेज है आपका डेंड्राइट एंडिंग से और यहाँ पे डेंड्राइट के बीच में जो मैसेज है, वो मैसेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू नहीं चाहता, वो इट हैज़ टू बी कन्वर्ट इनटू केमिकल मैसेज। तो ये केमिकल के फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इस गैप को ये क्रॉस नहीं कर पाएगा इन द इलेक्ट्रिक इम्पल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो क्या करेगा, केमिकल फॉर्म में बदलाव चेंज हो जाएगा, जिसको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं इसको हम, न्यूरो ट्रांसमीटर प्लस इस गैप को बोलते हैं साइनप्स। क्या बोलते हैं बेटा जी, इसको साइनप्स बोलते हैं। अब जब ये यहाँ पहुंच जाएगा इस डेंड्राइट पे, तो अगेन इट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते मतलब ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स में बदल जाएगा, फिर दोबारा से इलेक्ट्रिक इम्पल्स से दूर जाता रहेगा, फिर दोबारा से नर्व एंडिंग आएगी, फिर वो दूसरे डेंड्राइट पे अगेन केमिकल फॉर्मेशन कन्वर्ट होगा, साइनप्स होगा। पहुँचते पहुँचते लास्ट मैसेज कहाँ पहुँचना है बेटा, या तो ब्रेन में पहुँचेगा या तो स्पाइनल कॉर्ड में पहुँचेगा, ठीक है ना। और देखिए वो इन वन डायरेक्शन में जाएगा वापस, जब ये वापस ये क्या होगा, वापस कभी भी मूव नहीं करेगा। अगर एक बार कन्वर्ट हो गया ये, जैसे इलेक्ट्रिकल से केमिकल में, केमिकल से इलेक्ट्रिकल में, तो ये वापस रिवर्स ऑर्डर में नहीं जाता। इसे कहाँ पहुँचना है, या तो ब्रेन के पास या स्पाइनल कॉर्ड के पास या फिर इफेक्टर ऑर्गन के पास। जो इफेक्टर ऑर्गन है उसका जाएगा और उसके हिसाब से वो मैसेज को डिलीवर कर देगा बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर करते हैं 14। एलाबोरेट अपॉन द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट। ये अगेन मैं करा चुका हूँ फोटोट्रोपिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपकी ये भी देख लीजिए क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला ऑप्शन है, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अ हॉट फूड। हम हॉट फूड की स्मेल को कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो जैसे मैंने आपको स्नीजिंग बताया था उसी तरह से क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना। हॉट फूड को कैसे करते हैं हम, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो वही है कि भाई आपकी नोज़ में स्मेल रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, और क्या होंगे, विद हेल्प ऑफ डेंड्राइट वो मैसेज को ले लेंगे, ठीक है ना। इनिशिएट करेंगे सिग्नल इनिशिएट को करेंगे कि भाई सेंसरी, विद द हेल्प ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, जो लेके जाएगा कहाँ पे, आपकी ब्रेन में, ठीक है। फिर वहाँ पे सेंटर होगा और सिग्नल ट्रेवल कैसे ट्रेवल करेगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू करेगा, फिर केमिकल में चेंज होगा, सारा लिख सकते हो आप इसके अंदर। और फिर न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करेंगे एज साइनेप्स, जो मैंने बताया था आपको अभी ऊपर। और लास्ट मैसेज वो पहुंच जाएगा ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, और वहाँ से वापस वो मैसेज मोटर न्यूरॉन की हेल्प से आएगा और वापस हमें पता चल जाएगा भी किसकी स्मेल है वो, ठीक है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बता चुका हूँ मैं आपको पहले ही ऑलरेडी। पार्ट फंक्शन भी ये बहुत अच्छा बता चुका है मैंने, बहुत पहले ही बता दिया है आपको मैंने सारा पार्ट। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ये आपकी बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है, आप बनाएंगे देखेंगे तो इस तरह से डेंड्राइट जुड़े हुए हैं मसल से, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार ग्लिम्स दे देता हूँ। ये देखिए आपको दिख गया होगा, ये जो है आपका न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है, कैसे जो डेंड्राइट्स हैं आपके नर्व एंडिंग है, सॉरी नर्व एंडिंग, कैसे आपके मसल्स पे जाके वो एक्ट कर रहे हैं, कैसे एक्शन कर रहे हैं, कैसे रोल प्ले कर रहे हैं अपना, और मैसेज को दे रहे हैं आपका रिस्ट को, मसल्स को। इसी बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। जब आप एक उठाओ छोटा सा तो इस तरह दिखाई देगा,
माइटोकॉन्ड्रिया दिखा रहे हैं, एटीपी जो हेल्प चाहिए होती है एटीपी की, और यहाँ से मैसेज इसमें रिलीज हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये आपका बहुत ज़रूरी है, ये और ये पार्ट मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ब्रेन का। तो आपको ब्रेन भाई पूरा ही पढ़ना है, ब्रेन के पार्ट्स क्या होते हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं, पढ़ना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आपका फोर एफ एम एच, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन के बारे में आपको जान रखना है। थिंकिंग पार्ट अगर आपसे पूछा जाता है तो थिंकिंग पार्ट कौन सा है आपका, मेन फोर ब्रेन ही है, मेन थिंकिंग पार्ट यही है, और ये सारे आपके वॉलेंट्री एक्शन को भी कंट्रोल करता है बेटा। ठीक है, तो वॉलेंट्री एक्शन को भी कंट्रोल करेगा, और इसका स्टोर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा बेटा एज अ मेमोरी। ठीक है, और रिसीव करता है सेंसरी इम्पल्स, ये रिसीव करता है बॉडी से सेंसरी इम्पल्स जो भी आते हैं ना इंफॉर्मेशन, वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो समझ में आ गया। थिंकिंग पार्ट है, वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है, और आपका जो स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को मेमोरी बनाता है हमारी, और जो भी आपकी वेरियस जो भी इन्फॉर्मेशन आती है उस पार्ट को पूरी बॉडी पार्ट से ये कलेक्ट करता है उसको। और इसी यही सेंटर है आपका, हंगर का आपका सेंटर है, भूख लगती है आपको तो पता चल जाता है हमें। ठीक है, तो ये 4-5 जो बोर्ड है फोर ब्रेन जो होगा आपसे क्वेश्चन इसमें इनसे पूछा जाएगा, ये दिए जाएंगे आपको, ये बताना पड़ेगा किसका फंक्शन है ये। ठीक है ना। मिड ब्रेन जो आपका मेन है वो आपको करता है इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। ठीक है ना, हार्ट बीट वगैरह हो गया आपका, तो ये जो चीज़ें होती हैं हमारी ब्लड शुगर लेवल हो गया, ये हमारी बॉडी कंट्रोल में नहीं कर सकती है, खुद आप ऑटोमेटिक करती है सॉरी, तो इसे हम इनवॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं बेटा। हाइंड ब्रेन के अंदर भी 3 पार्ट है आपके, सेरिबेलम, क्योंकि वो इनसे पूछेगा क्वेश्चन। आप सेरिबेलम हो गया आपका, मेडुला हो गया आपका, और आपका हो गया पोन्स। ठीक है, तो जो आपका सेरिबेलम है यही आपके ध्यान रखना, बस सेरिबेलम याद रखना, ये आपके बॉडी पोस्चर को ठीक है कंट्रोल करता है, बैलेंस को करता है कंट्रोल, बैलेंस को भी, और प्रेसाइज करता है, बैलेंस करता है और प्रेसाइज करता है हमारे वॉलेंट्री एक्शन को, मतलब अच्छे से हो जाए कि भाई पेन पकड़ना है आपको, पेन चलाना है, राइटिंग करनी है आपको, तो पुलिस है ना मेंटेन करना है, तो वो कौन करेगा, सेरिबेलम। अगला मेडुला क्या करता है भाई, तो मेडुला का काम आपका है, इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं कुछ जिन्हें वो ये भी मतलब मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन मिलकर करते हैं, तो ये कुछ इनवॉलेंट्री एक्शन ये भी कंट्रोल करता है आपका, जैसे आपका ब्लड प्रेशर हो गया, बीपी हो गया, सेलिवेशन हो गया, आपका वोमिटिंग हो गया, वोमिटिंग सेंटर। तो पेपर में ये पूछा जाता है वोमिटिंग सेंटर, सेलिवेशन सेंटर या पोस्चर बैलेंस कौन करता है, तो ये आपको सेरिबेलम मेडुला पता होना चाहिए। और जो पोन्स है ये हेल्प करता है बेसिकली रेस्पिरेशन में आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया ब्रेन का पार्ट, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। और इसी तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। और आई होप आपको समझ में आया उन क्वेश्चंस, और बेटा इन क्वेश्चनों से कोई बाहर नहीं आ सकता, जो मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं, आई होप इससे कोई क्वेश्चन बाहर आने वाला ही नहीं है, तो इसलिए लगे रहिए, कीप ऑन गोइंग, कीप स्टडिंग। ठीक है ना, और हम मिलते हैं फटाफट से अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, क्योंकि पेपर में अब क्या है कि पेपर पूरा पढ़ने का टाइम नहीं रह गया बेटा, पूरा का पूरा अच्छे से, तो आप अच्छे से बस पढ़ाई कीजिए और प्रैक्टिस जितना हो सकता है आज से उतना कीजिए। ऑल द बेस्ट।